हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सम्राट के बारे में जिसे हिस्ट्री के स्कॉलर्स ने नेपोलियन ऑफ इंडिया का दर्जा दिया। वो महान शासक थे समुद्रगुप्त। क्या उसका जन्म हुआ था एक राजकुमार की तरह? कैसे उसने अपनी तीर्थ यात्रा से ज्यादा अपने तीर्थ से विजय की राह बना? आज के वीडियो में हम महान शासक के जन्म, युद्ध और विजय की कहानी सुनेंगे। समुद्रगुप्त का जन्म लगभग 318 सी के आसपास हुआ था। उनके पिता थे प्रथम चंद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के एक मजबूत शासक थे, और माता कुमार देवी, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थे। यह परिवार एक छोटे राज्य से शुरू हुआ था, लेकिन सामुदायिक और राजनीतिक संगम और रिश्तेदारियों की वजह से गुप्त वंश ने तेजी से ऊंचाई छूनी शुरू की। समुद्रगुप्त ने अपनी जवानी के दिनों में शिक्षा भी हासिल की। वे न सिर्फ एक योद्धा थे, बल्कि एक विद्वान, कविराज और बीना चलाने वाले संगीतकार भी थे। उनके पिता के मरने के बाद 335 सी से समुद्रगुप्त ने राजगद्दी संभाली और अपनी राज्य बढ़ाने का प्रयास शुरू किया। जब समुद्रगुप्त ने ताकत संभाला, कुछ दफ्तर बदलाव के साथ साथ राजनीतिक संघर्ष भी हुआ। उनको अपने राज्य के कुछ प्रतिष्ठित नेताओं से अपनी ताकत के लिए लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई और वीर योद्धा की कला से सब पर विजय पाई। और फिर शुरू हुई समुद्रगुप्त की असली कहानी, विजय की वो लहर जिसने भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले अपने तुरंत पड़ोसी राज्यों की तरफ ध्यान दिया। ये उन्होंने आर्यावर्त यानी उत्तर भारत में किया। उन्होंने 9 बड़े राज्यों को हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिलाया, जिसमें अच्युता, नागादत्ता, रुद्रदेव, चंद्रवर्मन जैसे शक्तिशाली राजा शामिल थे। ये अभियान इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें आर्यावर्त का साम्राज्य रचने वाला कहा गया, क्योंकि इससे गुप्त साम्राज्य ने गंगा यमुना के दोआब में अपना पक्का हक जमा लिया। समुद्रगुप्त ने सिर्फ विजय नहीं पाई, बल्कि कई राज्यों को वासल बनाकर उनके राज्यों को गुजारा करने दिया। इस प्रकार उनका धर्म विजय ने उनको अखंड स्थिति प्रदान की। समुद्रगुप्त का अगला अभियान था दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत की ओर। समुद्रगुप्त ने 12 दक्षिण राज्यों से लड़ाई की, लेकिन एक बड़ी बात, उन्होंने ज़्यादातर राज्यों को उनके ताकत पर छोड़ दिया, बस उनसे ट्रिब्यूट्स और सांविधानिक श्रद्धा प्राप्त की। उनका सफर ओडिशा की तटे से होते हुए कांचीपुरम तक गया, जहां उन्होंने पल्लव राज विष्णुगुप्त को हराया। इस अभियान ने दिखाया है कि समुद्रगुप्त सिर्फ योद्धा नहीं, बल्कि एक डिप्लोमेट और समझदार राजा भी था, जो अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करते हुए राजनीतिक भाव से शासन करना जानता था। अपनी इन विजयों को दर्शाने के लिए समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, एक ऐसा वैदिक रिचुअल जो जीत और साम्राज्य की पूर्ति का प्रतीक होता है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ स्पेशल कॉइन भी जारी किए, जिन पर उनका चित्रबद्ध कीर्ति और अश्वमेध का दृश्य था, जो उस समय के लोगों और राज्य के लिए उनका समर्थन बताता है। समुद्रगुप्त एक योद्धा तो थे, लेकिन उनका रूप बहुत समृद्ध था। वो एक संगीतकार भी थे, और उनके सिक्कों पर उनका बीना बजाता हुआ चित्र मिलता है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में उन्हें कविराज के रूप में वर्णित किया गया है। इस इंस्क्रिप्शन को समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट और मिनिस्टर हरिसेन ने लिखा था। इस इंस्क्रिप्शन को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है समुद्रगुप्त के जीवन और कॉन्क्वेस्ट को जानने के लिए। वो संस्कृत साहित्य, कला
और धर्म के संरक्षक भी थे, जिसे हम आज गुप्त युग का गोल्डन एज कह सकते हैं। समुद्रगुप्त के साम्राज्य ने बहुत बड़े क्षेत्रों को कवर किया, वेस्ट में रवि रिवर से ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक, नॉर्थ में हिमालय फुटहिल्स से साउथ की ओर सेंट्रल इंडिया तक। कई राज्य, चौहान, राजपूत प्रदेश और ट्राइबल क्षेत्रों ने उनकी संवैधानिक मान्यता स्वीकार की, जो एक बड़ा पॉलिटिकल ट्रायम्फ था। समुद्रगुप्त की मृत्यु 375 से 380 सी के बीच में हुई और उनके बाद उनका बेटा द्वितीय चंद्रगुप्त, जो विक्रमादित्य के नाम से मशहूर हुआ, वो राजगद्दी पर आया। उनके साम्राज्यों की नींव गुप्त वंश को भारतीय इतिहास से स्वर्ण युग की ओर धकेल दिया, जिसमें कला, गणित, साहित्य और अर्थव्यवस्था सभी ने प्रगति की। तो दोस्तों, ये था समुद्रगुप्त का जीवन और विजयों के किस्से। एक योद्धा, एक राजनीतिज्ञ और एक ऐतिहासिक प्रेरणा।